नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सेहत पर अफवाहों को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि शाह की सेहत को लेकर अफवाह का मामला सामने आया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। तो वहीं अमित शाह की सेहत को लेकर कई अफवाहें फैलाई गई थी और इसके आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर कई बातें की जा रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि अमित शाह को बीमारी हो गई है, इस वजह से वे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वहीं इस पर अब लगाम लगाने की कोशिश की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक हैं फिरोज़ खान जाफ़र खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी, ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज़ करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया है, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया में अपनी खराब सेहत को लेकर जारी अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं सुबह से लेकर देर रात तक अपने काम में व्यस्त रहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी मौत की दुआ मांगने वाले लोगों का भी धन्यवाद है। शाह ने अपने पत्र में लिखा है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और मजबूत करती है, इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो यह व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपना काम करेंगे। कवि कुमार विश्वास ने गृह मंत्री अमित शाह को शुभकामनाएं दी और उनकी सेहत को लेकर अफवाह फैलाने को गलत बताया। कुमार विश्वास ने लिखा कि हमारा देश तो पूरे विश्व हेतु सर्वे संतु निरामया की पूर्ण कामनाओं का देश है और ईश्वर देश के लिए आपको सदैव स्वस्थ रखे। हिम्मत है, रोशनी बढ़ जाती है। हम चिरागों की इन हवाओं से कोई तो जाके बता दे उनको, उम्र बढ़ती है बद्दुआओं से। तो मजदूरों का शव लेकर शहडोल पहुंची स्पेशल ट्रेन से जबलपुर से शहडोल लाए गए हैं शव। जिला प्रशासन ने शवों को उनके गृह ग्राम भेजा। मृतकों में 9 लोग जयसिंह नगर के अंतौली गांव के, सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए गए हैं। 2 मजदूर शहरगढ़ के रहने वाले थे। औरंगाबाद रेल हादसे में गई मजदूरों की जान। तो मृतकों के शवों को उनके गृह ग्राम पहुंचा दिया गया है। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मजदूरों का शव शहडोल पहुंच चुका है। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से शहडोल पहुंचाया गया है। स्पेशल ट्रेन से जबलपुर से शहडोल शव लाए गए हैं। जिला प्रशासन ने शवों को उनके गृह ग्राम भेज दिया है और एक ही परिवार के सभी शव बताए जा रहे हैं। मृतकों में 9 लोग जयसिंह नगर के बताए गए हैं। तो मजदूरों का शव लेकर शहडोल पहुंची स्पेशल ट्रेन और सभी के शवों को जबलपुर से अब उनके गृह नगर पहुंचा दिया गया है। और जैसे ही शव पहुंचे, पूरे गांव में जाहिर तौर पर मातम पसरा हुआ था। अब 9 लोग जयसिंह नगर के अंतौली गांव के रहने वाले बताए गए हैं सभी मृतक, और सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे जो कि प्रदेश में रोटी कमाने के लिए पहुंचे थे। वहां से
पैदल चलकर निकले और औरंगाबाद रेल ट्रैक में उनकी मौत हो गई और ट्रेन से कटकर। और ये दुखद घटना के बाद कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं उनसे बार बार अपील की जा रही है कि वो लोग जल्दबाजी ना करें। ट्रेन भेजी जा रही है उनको लाने के लिए। और इस दुखद हादसे के बाद से कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्म है और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मजदूर वर्ग है वो काफी परेशान है। और संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, बहुत दुखद खबर है। 9 जो मृतक हैं जयसिंह नगर के, सभी के गृह क्षेत्र उनके शव पहुंचा दिए गए हैं और जानकारी ये भी है कि जो 9 मृतक हैं वो सब एक ही परिवार के थे। जी देखिए, बिल्कुल बेहद दुखद खबर थी। कल जिस प्रकार से 16 मजदूर रेल की पटरियों पर कट गए थे और सभी के सभी मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के सामने आए, तो इस बीच कल ही रात को जो शव थे वो स्पेशल ट्रेन द्वारा आज जलपुर सुबह पहुंचे थे करीब 12 बजे और उसके बाद सीधे ट्रेन मार्ग से ही उमरिया और शहडोल 2 बोगियों पे शव भेजे गए। खास बात ये रही कि जो 11 मजदूर थे वो शहडोल जिले के ही थे और इसमें एक ही परिवार के 9 मजदूर जो है वो शहरगढ़ के और 2 मजदूर जो थे वो अन्य एक ग्राम अंतोली के बताए जा रहे थे। तो समझ सकते हैं कि कैसे एक ही परिवार पे जो कहीं ना कहीं एक आपदा सी टूट पड़ी है। जिस प्रकार का हादसा हुआ था, मजदूर जो थे कमाने खाने के लिए बाहर महाराष्ट्र में काम करते थे, एक फैक्ट्री के सभी कर्मचारी थे और जिस प्रकार से कल थक हार के जब उन्हें कोई परिवहन के लिए कोई वाहन नहीं मिला तो खुद ही पैदल चल पड़े थे। 45 किलोमीटर बाद जब थक गए तो रेल पटरियों पर सो गए थे। समझ नहीं आया, गहरी नींद थी और इस बीच पार्सल ट्रेन आती है और उनके ऊपर चली जाती है। कल पूरे देश भर में कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई थी। अब चूंकि प्रशासन ने शवों को उनके गृह जनपद भेज दिया है, अंतिम संस्कार जो परिजन है वो उनकी अनुसार ही किया जाएगा। कुछ आज और कल सुबह भी हो सकते हैं। वो उनके ऊपर 5 शव जो है वो उमरिया पहुंच चुके हैं। जी, शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो 5 शव मजदूरों के उमरिया भी पहुंच चुके हैं। जयसिंह नगर के उनताली के भी कुछ मजदूर बताए गए हैं और बहुत ही दुखद खबर। तो अगली खबर का रुख करते हैं श्योपुर से खबर, जहां दबंग ने पंचायत की सचिव से मारपीट की है। जी हां, दबंग ने पंचायत सचिव से मारपीट की। आपसी विवाद में पंचायत सचिव से मारपीट का मामला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो किस कारण से ये मारपीट हुई है, क्या कोई विवाद था, पुराना विवाद था, इसके चलते मारपीट हुई है, जांच का विषय है। लेकिन आपसी विवाद में पंचायत सचिव से मारपीट हुई और संवाददाता दीपक दंडोतिया जुड़ गए हैं। दीपक, दबंग ने पंचायत सचिव से मारपीट क्यों की? जी बिल्कुल रेणु, जिस तरह की मारपीट का यहाँ मामला आया है, बताया जा रहा है कि इस युवक का पंचायत सचिव से दो दिन पहले ही कोई विवाद हुआ था किसी बात को लेकर के और उसी बात के चलते आज यह युवक पंचायत सचिव के पास पहुंचा और कहने लगा कि आप क्वारंटीन सेंटर पे आपकी ड्यूटी है, आप वहां ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो। और इसी बात पर मुवाद करते हुए हाथापाई करने पर उतर आया और मारपीट करने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने बीच बचाव कर दिया, हालांकि लेकिन पंचायत सचिव ने इस मामले की शिकायत विजयपुर थाना पुलिस को आवेदन देकर की है। जी रेणु। जी बिल्कुल, शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस मामले की जांच में है। 2 दिन पहले विवाद हुआ था और इस विवाद को लेकर अब एक बार फिर से झगड़ा हुआ है, जिसमें दबंग ने पंचायत सचिव के साथ मारपीट की थी। हालांकि आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद विवाद ये बढ़ता गया और अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और चलिए अब रुक करते हैं एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों का, जहां इंदौर में पुलिस टीम पर फिर हमला। रानी पैलेस कॉलोनी में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, मुख्य आरोपी अब भी फरार, 3 गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बिगड़ी तबियत, रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती, जोगी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी, जोगी की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने की अजीत जोगी के बेटे से बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, बघेल ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का बयान, पिता की हालत है गंभीर, प्रदेश के लोगों से दुआ करने की अपील। राज्यपाल ने अजीत जोगी के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, अनुसुईया उइके ने जोगी की पत्नी रेणु जोगी को किया फोन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को दिए निर्देश, प्रदेश से होकर गुजरने वाले मजदूरों का रखें ध्यान, भोजन पानी सहित राज्य की सीमा तक छोड़ने का दिया निर्देश। भोपाल में एक साथ आए 47 कोरोना पॉजिटिव, भोपाल के एक थाना प्रभारी हुए कोरोना पॉजिटिव, जीएमसी के एक डॉक्टर को भी हुआ कोरोना।
उज्जैन में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर मिले। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई मौत। जिले में अब तक 235 कोरोना मरीज। भोपाल में कोरोना से 4 और मौतें। 11 पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रहा विभाग। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर किया जा रहा ट्रेस। जबलपुर आईसीएमआर लैब में 48 सैंपल की रिपोर्ट में 2 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 119। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉल के जरिए उज्जैन के नीलगंगा थाने के शहीद थाना प्रभारी यशवंत पाल की बेटी से बात की। कहा अगले हफ्ते उनको अपने पिता की जगह ड्यूटी ज्वाइन करनी है। राजनांदगांव के परदोनी के जंगल में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़। 4 नक्सली ढेर। मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा हुए शहीद। देर शाम क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के लिए श्याम किशोर शर्मा की अगुवाई में पुलिस की टीम निकली थी। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद जवानों ने इलाके की सर्चिंग की। मौके से एक AK-47 राइफल, एक SLR और 2 315 बोर राइफल बरामद हुई। राजनांदगांव में नक्सल मुठभेड़ में शहीद थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और DGP DM अवस्थी ने दी श्रद्धांजलि। राजनांदगांव नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए SI को सीएम बघेल ने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर सीएम बघेल ने कहा, मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूं। मदनवाड़ा थाना के शहीद थाना प्रभारी को राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गहरा शोक प्रकट किया। और इसी बीच खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के मजदूरों की जल्द होगी वापसी। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी होगी। राज्य सरकार ने 4 ट्रेन की व्यवस्था की। ट्रेन से आने के लिए ऐप से करना होगा अप्लाई। राज्य सरकार ने ऐप का लिंक किया जारी। पहली ट्रेन पंजाब के पठानकोट से चांपा तक और दूसरी और तीसरी ट्रेन साबरमती से बिलासपुर तक, चौथी ट्रेन विजयवाड़ा से बिलासपुर तक। तो इस तरीके से ट्रेनें व्यवस्थित की गई हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाने के लिए अब कवायद की जा रही है, बताएं पूरी जानकारी क्या है, क्या क्या कोशिश? देखिए रेनू, जिस तरह से जो अन्य राज्यों में जो यहाँ के मजदूर हैं, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं जो किसी काम से गए हैं वो लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने जो 4 ट्रेनों की व्यवस्थाएं की हैं, उनका मार्ग बता दिया गया है, किस मार्ग से वो चल के आएंगे और कहाँ कहाँ उनका आखिरी पड़ाव होगा। साथ ही इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। और तीसरी बात यह कि जिस तरह से जो एक इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिस पोर्टल जो जारी किया गया है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद उस जो ट्रेनें, जो 4 ट्रेनों को जो निर्धारित किया गया है उनकी आने के लिए सभी जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो मजदूर हों चाहे अन्य लोग हों जो कहीं किसी कारणवश फंसे हुए हैं, तो उनके लाने के लिए एक बड़ी कवायद की है। और ये आज जिस तरह से ये सीएम भूपेश बघेल लगातार जिस तरह से जो लोग फंसे हुए थे, उनकी एक बड़ी खबर है ये। चलिए, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कमलनाथ सरकार में नियुक्तियों और भ्रष्टाचार के लगे आरोपों की जांच अब बीजेपी सरकार कराएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जो भी गलत काम हुए उसकी जांच जरूरी है। वहीं मजदूरों को लेकर हो रही सियासत पर भी BD शर्मा ने कांग्रेस को कोसा। देखिए BD शर्मा के साथ खास बातचीत। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा है। BD शर्मा जी से हम कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। BD शर्मा जी, एक बड़ा जो कल विषय निकल के सामने आया कि सरकार, पिछली जो सरकार थी उसकी जो नियुक्तियां हुई या ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, उसके कामकाज की या जो फैसले लिए गए उनकी समीक्षा करेगी और उन पर एक्शन लेगी। मौजूदा जो विपक्ष है आपका, वो ये कह रहा है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग राजनीतिक तौर पर। देखिए, द्वेषपूर्ण कार्रवाई तो उन लोगों ने की थी और सरकार जाते जाते जिस प्रकार से संवैधानिक पदों पर वो अवैध नियुक्तियां करके गए, तो उन सारी नियुक्तियों के बारे में हमने उस समय भी कहा था कि ये जो नियुक्तियां हो रही हैं ये अवैधानिक हैं और संवैधानिक पदों पर इस प्रकार से कोई सरकार जो अल्पमत में आ गई और वो नियुक्तियों को करके जा रही है, तो इन सारी बातों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये प्रश्न उठाया था और वही सारी नियुक्तियों को रद्द करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया है। इसलिए इस दिशा में कोई विपक्ष या उसके कारण से कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो नियुक्तियां अवैधानिक थी इसलिए किया।
देखिए ये बात तो सही है कि हमने देखा कि सरकार जब जा रही थी उसके कुछ वक्त 1-2 दिन पहले ही नियुक्तियां तक हो रही थी, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के दर्जे दिए जा रहे थे। पीएससी के मेंबर्स नियुक्त कर दीजिए, पीएससी के मेंबर्स। और किन लोगों को नियुक्त कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल लीडर्स को। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो बच्चे मेहनत करके पढ़ लिख के तैयार होकर के पीएससी देकर अधिकारी बनते हैं, वहां पॉलिटिकल लोग उनके भाग्य तय करेंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों का ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही किया था और लोग कोर्ट के अंदर भी गए थे। वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि दरअसल अब जो उपचुनाव होने हैं इस वजह से ये सारी बातें आप लोग निकाल रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। तो उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है और क्या वाकई में ये आरोप सही है? देखिए, उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, कोई भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं। लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई चुनाव के लिए आने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। कोरोना महामारी का संकट आया, देश के अंदर आह्वान हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो सामाजिक भूमिका निभाने में कार्यकर्ता जुट गए। कोई भूखा न रह जाए, खुद जान जोखिम में डाल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार काम किया है। करोड़ों लोगों को, मध्य प्रदेश के अंदर 3.5 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में लाभान्वित करने का काम, उनको सहयोग करने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। जो नीचे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हमारे हैं उन लोगों ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। हमारी तैयारियां, बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा जो तंत्र है, वो इस काम के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से तैयार है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन्होंने त्याग करके इस दुरावस्थावादी सरकार को नेस्तनाबूद करके वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, हमने उनका स्वागत किया और परिवार के नाते से सब मिलजुल करके इस चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ प्रचंड बहुमत से अब जीतेंगे। 24 सीटें हैं जिनको लेके उपचुनाव होना है। खासतौर से कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं सरकार में, वो सब कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो केवल उपचुनाव भर तक की है और उसके बाद पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। देश की जनता उनको बताएगी वो सरकार कैसे बनाए थे, 15 महीने के अंदर उन्होंने किस प्रकार की दुरावस्था की, गरीबों के साथ क्या किया। किसानों का प्रीमियम खा गए तुम, और वो प्रीमियम 2,990 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और तत्काल जमा हो गया। कहां से पैसा आ गया? इनके पास पैसा केवल आईएफए अवार्ड करने के लिए था। कोरोना का महामारी का जो संकट आप देख रहे हैं, इंदौर इतना बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, आज भी हम परेशान हैं। भोपाल बन गया है, किस कारण से? आप आईएफए अवार्ड करने में लगे थे। इंदौर के अधिकारियों की बैठक आप भोपाल के अंदर कर रहे थे। 27 फरवरी को कोरोना की एडवाइजरी जनवरी में जारी हो गई थी, राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया था। आप किस काम में लगे थे? आप आईएफए अवार्ड कर रहे थे, कई विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। आपको लग रहा था कि क्या नहीं हो जाए कल, पता नहीं। आपके अंदर इतना अंतर्द्वंद था। तो ये सारी बातें तो वो खुद कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस काम में ताकत और शक्ति के साथ आज हम इस काम में लगे, कोरोना महामारी के संकट से कैसे निपटा जाए, और इस दिशा में भाजपा आगे बढ़ रही है। आप सर कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ है। कमलनाथ जी ने कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया है और उन्होंने कुछ आंकड़े दिखाए हैं मध्य प्रदेश में कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया तब कितने मरीज थे और आज कितने मरीज हो गए। वो कह रहे हैं कि सबके जिम्मेदार तो आप और आपकी सरकार है। कमलनाथ जी, जब आपको यही नहीं पता कि उस समय जब इंदौर की बैठक 27 फरवरी को आप यहां कर रहे थे, तब कोरोना के संकट की आपने कहीं उस बैठक में बात की थी कि इंदौर के लिए? हमने तो पूछा था ना, बताइए ना आपने क्या किया। और हम तो आज भी पूछ रहे हैं, कमलनाथ जी, आप केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा आपके पास कोई काम है? आप तो मध्य प्रदेश के अंदर बताइए कांग्रेस ने काम क्या किया है। आप उद्योगपति हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपने कोई पीएम केयर फंड में, मुख्यमंत्री केयर फंड में आपके द्वारा कोई 1 रुपए की मदद मध्य प्रदेश को आपने की है क्या? मिस्टर बंटाधार किस काम में लगे? केवल आरोप लगाने में। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। 2 लोगों को, भूखे लोगों को अगर आप भोजन कराएंगे, आप कोई सहायता करेंगे, मदद करेंगे, मुझे लगता है ये अच्छा होगा। जो आप कहीं नहीं कर रहे, आप केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही आपकी एनर्जी जा रही है। कमलनाथ जी ने कहा है अपने सभी विधायकों से कि वो जो मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं, पैदल अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, उनको खाना खिलाएं, राशन पहुंचाएं। ये अपील उन्होंने कहने से नहीं होता है। ये सामाजिक सरोकार के लिए आदमी के अंदर उसका एक संस्कृति होती है, उसके संस्कार होते हैं जो इनके अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान जोखिम में डाल करके बूथ लेवल तक 5 लाख से ऊपर लोगों ने इस काम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पर डे लोग लगे हैं और जगह जगह पर लोग काम कर रहे हैं। राशन वितरण से लेकर के भोजन पैकेट बनाना,
सांसद रसोइयां चल रही हैं, कई जगह पर लोग अपने घरों से भोजन दे रहे हैं। हमने तो आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से, हर घर से 5 लोगों का भोजन लेकर के जाना है। आज 3.5 करोड़ लोगों तक मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मास्क वितरित कर रहे हैं, 65 लाख मास्क लोगों ने जगह जगह पर अपने घरों में लोग बना करके, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, घरों में बना रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को काम भी दे रहे हैं, ऐसा भी लोग कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में कांग्रेस ये झूठ फरेब, ये मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से आपको जानती है, आज भी पहचानती है। आप केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, आपने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। मेरे क्षेत्र का कॉलेज लेकर के मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में लेके चले गए आप। क्या बुंदेलखंड में एग्रीकल्चर कॉलेज की जरूरत नहीं थी? आप कुछ नहीं किया आपने कहीं भी। मैं इतिहास में जाऊंगा तो मुझे लगता है आज इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के संकट में आप केवल आरोप मत लगाइए। कमलनाथ जी आपके लिए कुछ काम करेंगे तो अच्छा होगा। मजदूरों को लेकर एक विषय जो खड़ा हो रहा है, कल एक बड़ा हादसा हो गया। मजदूरों में क्या वजह है, आपको लगता है कि उनमें ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार उनको उनके घर तक पहुंचाएगी? ऐसी कोई आप अपील उनसे करना चाहेंगे? देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है, उनको हम लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लगभग 1.5 लाख मजदूर मध्य प्रदेश में आ गए और 1 लाख मजदूर यहां से चले गए। छात्रों को भी प्रयास हो रहे हैं, सरकार लगातार काम कर रही है। मैं तो सभी मजदूरों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने स्थानों पर रहें, वहां से सरकार आपको लाने की व्यवस्था अवश्य करेगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। कारण क्या है कि लोगों को थोड़ा मन के अंदर ऐसे भाव जागृत होते हैं कि हम जल्दी से जल्दी निकलें, तो उसके कारण से जो दुर्घटनाएं होती हैं ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने स्थानों पर रहें, सरकार आपकी पूरी व्यवस्था करेगी और आपके अपने घर तक लाने का हर कीमत पर प्रयास करेगी। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धैर्य थोड़ा हम रखें। ये मेरा आखिरी सवाल है। ये कुछ सवाल खड़े हो रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जब शपथ ले ली तो कहा कि मंत्रिमंडल नहीं है, जब मंत्रिमंडल बना तो सिर्फ 5 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना, जो न्यूनतम से भी कम है। कब तक ये जो कोरम है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना था, केवल मंत्रिमंडल बनाना नहीं था। हमने टास्क फोर्स बनाया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, हमने एक एडवाइजरी सरकार ने बनाई और उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट से डॉक्टर थे वो जुड़े, उनका कोऑर्डिनेशन, उनके द्वारा जो फीडबैक मिल रहा है उस पर काम सरकार कर रही थी। और 5 लोगों का एक छोटी टीम इसलिए बनाई कि जिसके कारण से एक 4 हैंड मिलेंगे, तो उसकी भी जो आवश्यकता थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी समय में मंत्रिमंडल भी बनेगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना है, जिसको कंट्रोल करने का काम सरकार के तंत्र ने बेहतर तरीके से किया है। ये है वीडी शर्मा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनकी पार्टी की और सरकार की प्राथमिकता अभी कोरोना जो महामारी है उससे निपटना है। जहां तक बात विपक्ष के आरोपों की है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बजाय आरोप लगाने के अगर जमीन पर लोगों की मदद के लिए काम करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज़ हेडलाइंस के